सबको प्रणाम। मेरा नाम अंजलि प्रकाश। मैं निर्मला कॉलेज के प्रथम वर्षीय शोधार्थी हूँ। निर्मला कॉलेज के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीजा जीआर के मार्गनिर्देशन में मैं शोध कार्य कर रही हूँ। आज इस पर्चा प्रस्तुति में मैं स्त्री, दलित बनाम आदिवासी विषय पर पर्चा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दलित और आदिवासी में स्त्रियों की जिंदगी के संघर्ष में समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी पाई जाती है। एक उपन्यास अनारो के माध्यम से इस पर प्रकाश डालना चाहती हूँ, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास विधा का विशेष महत्व है। काव्य और नाटक की अपेक्षा नवीनतम होते हुए भी उपन्यास आधुनिक काल की सर्वाधिक लोकप्रिय और सशक्त साहित्यिक विधा है। दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श के जरिए समकालीन हिंदी उपन्यासकारों ने नारी से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है। समकालीन हिंदी उपन्यासकारों में महिला लेखिकाओं का योगदान भी उल्लेखनीय है, जिनमें उषा प्रियमदा, शिवानी, कृष्णा सोप्ती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत आदि प्रमुख हैं। इन लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री जीवन के यथार्थ को अंकित करने की कोशिश की है। महिला कथाकारों में मंजुल भगत का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके उपन्यास आकार की दृष्टि में इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसमें निहित अर्थ तो गंभीर है। मंजुल भगत द्वारा लिखित रचनाओं में अधिकांश रूप में हम स्त्री जीवन की विविध पहलुओं को देख सकते हैं। अनारो जैसे उपन्यास की रचना करके साहित्य जगत में उन्हें खूब ख्याति मिली। यह उपन्यास साप्ताहिक हिंदुस्तान में 1977 में प्रकाशित हुआ था, जो मंजुल भगत की सृजनात्मकता को नहीं पहचान देता है। आमतौर पर गैर मामूली नौकरानी पर लिखा हिंदी का पहला प्रामाणिक उपन्यास है अनारो। सन 1977 में साप्ताहिक हिंदुस्तान के एक ही अंग में संपूर्ण उपन्यास की तरह प्रकाशित यह उपन्यास पाठकों में लोकप्रिय हुआ। इस उपन्यास में उन्होंने दिल्ली की स्लम बस्ती में रहने वाली अनारो के संघर्षमय जीवन के माध्यम से स्लम बस्तियों में रहने वाली तमाम स्त्रियों के जीवन संघर्ष को पूरी ईमानदारी के साथ रेखांकित किया है। उपन्यास की नायिका अनारो संघर्षशील है। वह परिवार को पालने के लिए घर घर जाकर काम करती है। उपन्यास की शुरुआत से ही लेखिका काम के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। एक साधारण स्लम बस्ती में रहने वाली स्त्री के माध्यम से एक स्त्री की अपने परिवार के प्रति चिंता क्या क्या होती है, यह बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। अनारो पढ़ी लिखी औरत नहीं है। वह आजीविका चलाने के लिए घरों में जाकर सफाई करती है, 2 बच्चों को पालती है। उसका पति है, लेकिन वह नकारा है। उसका होना ना होने के बराबर है। फिर भी अनारो अपनी जीवंतता और अपने हौसले से अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करती है। यह संघर्ष तो एक तरह की लड़ाई है। यह लड़ाई वह पूरी ईमानदारी के साथ करती है, क्योंकि परिवार का पूरा बोझ अकेले उन्हीं के कंधों पर था। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना वह चाहती है। अनारो के पति नंदलाल एक बखोड़ा व्यक्ति है। वह अपनी जिम्मेदारियों से सदा मुक्त होना चाहता है। इस अवसर पर अनारो को एक माँ होने के साथ पिता होने का दायित्व निभाना पड़ता है। वह अच्छे से जिम्मेदारी निभाती भी है। वह कभी भी बच्चों को पिता की कमी महसूस होने का अवसर नहीं देती। उपन्यास में ऐसी कोई घटना नहीं है जहां बच्चे अपने पिता की उपस्थिति चाहते हैं। अनारो एक प्यारी माँ है। वह बच्चों को लेकर बड़ा गाव तो नहीं रखती। वह केवल इतना चाहती है कि लड़का पढ़कर चपरासी की नौकरी करे और लड़की की ब्याह किसी अच्छे घर में हो जाए। इसको वह अपनी जिम्मेदारी समझती है। उपन्यास आदि से लेकर अंत तक अनारो के संघर्ष के जरिए आगे ले गई है। उपन्यास का अंत बेहद मार्मिक है। अपने पति, ऐसे पति जिसने शायद कष्ट के सिवा उसे कुछ न दिया हो, की तारीफ के 2 शब्द सुनकर वह जिस तरह निहाल हो जाती है और गर्व से फूली नहीं समाती है। अनारो उपन्यास की नायिका केवल उपन्यास में बंधित नहीं है, वह भारतीय समाज की नारियों की प्रतिनिधि है। अनारो पढ़ते वक्त हमें यह लगेगा कि यह यथार्थ कथा है, इसमें कोई काल्पनिकता नहीं है। जो कुछ है वह सीधे साधे तरीके से व्यक्त किया गया है, कोई सजावट नहीं है। अनारो में संघर्ष करने की क्षमता के साथ साथ हर स्त्री की तरह विकार विचार भी मौजूद है। स्त्री की संघर्ष गाथा के साथ साथ कोमल भावनाओं को भी व्यक्त किया गया है। अनारो बच्चों का ख्याल रखते वक्त
उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की शक्ति प्रकट होती है। पति की कमी को वह अपनी छाया से दूर करना चाहती है। पति के होने के बावजूद भी वह अकेली है। हमारे समाज में स्त्रीत्व के ऐसे कई चेहरे को हम देख सकते हैं, जिसे अपने पति के होने के बावजूद भी अकेली लड़कर परिवार के दायित्व को निभाना पड़ता है। ऐसे निभाने वाली स्त्रीजनों की प्रतिनिधि बनकर अनारो सामने आती है। उपन्यास में कोई ऐसी घटना नहीं है जो अनारोग्य के दुख को खुले तरीके से व्यक्त करती है, लेकिन गणनाओं के जरिए हम यह निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि स्त्री का जीवन संघर्षों से गुजर रहा है। यह संघर्ष अनारो में है। अनारो अपनी क्षमता के साथ बच्चों को पालती है। काम करने वाले घर से जो कुछ गाने को मिलते थे, अनारो उसे अपने बच्चों के लिए खुशी के साथ ले आती थी। बच्चे तो इससे भी नाखुश है। वे दूसरे बच्चों की तरह स्वादिष्ट भोजन की कामना करते हैं। यह कामना पूरा करने में अनारो विफल हो जाती है। अनारो भी अपनी संतानों के सुंदर भविष्य का सपना देखती है। वह सपना पूरा करने में उन्हें ज्यादा समय लग जाता है। अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देने के लिए जिंदगी की लड़ाई लड़ने वाली मातृत्व की झलक अनारो में मौजूद है। एक माँ का दिल कैसा होता है, वह अपनों के लिए कैसे जीती है, वह यहाँ देखने लायक है। एक परिवार का चित्रण तभी पूरा होता है जब पति पत्नी मिलकर परिवार के दायित्व एक साथ निभाते हैं। दुख की बात यह है कि आज इस तरह के मिलन कभी नजर नहीं आते। परिवार के विघटन ही आंखों के सामने आते हैं। यह विघटन बच्चों पर बुरे असर डालता है। अनारों पर भी ऐसे ही विघटन हम देख सकते हैं। पति के चोट जाने के बाद वह शक्ति का रूप धारण करती है। शक्ति के रूप में गड़ी होने के बाद भी वह अपने पति की उपस्थिति चाहती है। अन्य स्त्रियों की तरह वह भी पति के प्यार, वात्सल्य आदि चाहती है, लेकिन वह इससे वंचित हो जाती है। एक शादीशुदा औरत पति के स्नेह से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं चाहती। चाहे जिंदगी में कितनी ही समस्याओं से जूझना पड़े, वह लड़ सकती है, लेकिन पति के प्यार के साथ। पति द्वारा सम्मान मिलने से पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कभी कभी समाज में स्त्री को इस आदर सम्मान के बदले अपमान ही प्राप्त होती है। इससे स्त्री के अंदर की चाह तो बदल जाती है। वह अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाना चाहती है। वह कठोर बनने की कोशिश करती है। स्त्री भी नारियल की तरह अंदर से कोमल और बाहर से दृढ़ होती है। कभी वह अपने अंदर की नैसर्गिक भावनाओं को बाहर आने नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है अगर वह कोमल भावनाएं बाहर आ जाए तो वह कभी भी कठोर बनकर नहीं रह पाएंगी। परिवार को आगे ले जाने का दायित्व मुख्य रूप से स्त्री पर ही निर्भर होती है। वही एक श्रृंखला है जो परिवार वालों को आपस में जोड़ती है। जिस तरह एक पुल दो किनारों को आपस में जोड़ती है, ऐसे ही स्त्री परिवार वालों को एक बना देती है। असल जिंदगी में अनारों की तरह संघर्ष करने वालों को अनारों की कदा अपनी कदा हो जाती है। उपन्यास में एक सशक्त स्त्रीत्व का चेहरा उभर कर सामने आती है। अनारों में नायिका मुख्य रूप से एक माँ है, लेकिन गहराई से विचार करेंगे तो वह मूल रूप में एक स्त्री है, फिर पत्नी बन जाती है, बाद में माँ। खुले तौर पर विचार करेंगे तो शादी से पहले से लेकर उसे संघर्ष करना पड़ेगा। हर स्त्री की तरह अनारों ने भी शादी से पहले एक सुगमय दाम्पत्य जीवन एवं सुखी परिवार का ख्वाब देखा होगा। यह ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाता। पति नंदलाल तो केवल पत्नी को भोग मात्र समझता है। इसी के लिए ही वह पत्नी के पास आ जाता है। अनारो गर्भवती हो जाने के बाद उसे अकेला छोड़कर वह भाग जाता है, फिर कई दिनों के बाद ही वापस लौट आता है। आश्चर्य की बात यह है कि पति के लौट आने के बाद अनारो किसी भी तरह की गुस्सा नहीं करती। वह पहले की तरह पति को अपनाती है। यहाँ स्त्री के अंदर के कोमल विचार प्रदर्शित हो जाते हैं। कभी कभी यही विचार तो स्त्री की त्रासदी का भी कारण बन जाता है। पुरुष इसका नाजायज फायदा उड़ा देता है। पुरुषों के अंदर तो स्त्री के प्रति एक दोयम दर्जे का स्थान उभर आने की वजह से वह हमेशा स्त्री को अपना गुलाम समझता है। अपनी आशाओं और विचारों को पूरा करने के लिए केवल एक भोग वस्तु समझ लेते हैं। स्त्री का भी एक अस्तित्व है, उनका भी एक मन है। यह सोच तो पुरुषों के विचारों से नष्ट होती दिखाई देती है। अनारों की स्थिति भी भिन्न नहीं है। गर्भवती हो जाने के बाद अनारों की हालत क्या होगी, वह बच्चों को अकेला कैसे पालेगा, ऐसा कोई विचार नंदलाल के अंदर नहीं आता।
अनारो का वास्तविक जीवन संघर्षमय रहा। कभी आकर फिर इच्छा के अनुसार चले जाने वाले पति से वह दुखी तो है, लेकिन वह प्रकट नहीं करती। उसकी वास्तविक स्थिति का चित्रण करती हुई लेखिका मंजुल भगत जी लिखती है, 2 रोज वह गड़ी चारपाई पर टेस डाल उसकी ओट में दरी पर पड़ी पड़ी दरदराती रही थी। गुला झाड़ा जब सहन न हुआ, तब अड़ोस पड़ोस की मदद से घास फूस, बोट बल्ली और टीन लकड़ी सब कुछ जुड़ाकर एक चूंगी चा ली थी। नींव डालने के पश्चात अब तक वह अकेले ही उस घर को मजबूत बनाते आई है। कभी पलटकर नंदलाल की ओर न देखा। अनारो संघर्षशील स्त्री है, जो कभी हार नहीं मानती। उसे जीवन से भरपूर लगाव है और यह लगाव जीने के प्रति उसके मोह और उत्साह को कभी मरने नहीं देता। वह सदा लड़ती रहती है। चुंगी चौपड़ियों में रहने वाली स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसके श्रम का मूल्य ना तो समाज देता है, ना ही पति। अनारो भी इससे अलग नहीं है। अनारो का संघर्ष केवल बाहरी स्तर तक केंद्रित नहीं है, प्रत्युत वह पारिवारिक और सामाजिक स्तर तक फैला हुआ है। उसके अपने जीवन में हर किसी ने उसका इस्तेमाल किया है। इस कड़वे सत्य को जितनी मार्मिक तरीके से मंजुल जी ने व्यक्त किया है, यह सराहनीय है। पति द्वारा उपेक्षा की जाने वाली स्त्री की जिंदगी का जीवन दस्तावेज है अनारो। उपन्यास के जरिए लेखिका बहुत कुछ कहती है। एक लड़की जब शादी करके पति के घर जाती है, तब उनके मन में अनेक आशाएं और आकांक्षाएं होती है। इसे अंदर रखकर वह नई जिंदगी में प्रवेश करती है। नई जिंदगी में उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह कभी कभी कड़वी भी होती है। शादी के बाद एक और दर्जा भी प्राप्त होती है पत्नी का। पति की इच्छा अनुसार काम करना ही पत्नी का कर्तव्य होता है। अगर पति भी पत्नी के प्रति सारे उत्तरदायित्व निभाते हैं तो यह ठीक रहेगा। ऐसा नहीं हुआ तो पति पत्नी के बीच पवित्र बंधन के बदले केवल शोषक शोषित संबंध ही हो जाता है। अपनी इच्छा अनुसार नचाने वाले एक पुतली की तरह स्त्रीत्व का इस्तेमाल होता है। कई स्त्रियां अपनी अस्तित्व की तलाश गुद करती है। कुछ लोग जिंदगी से भी विराम ले लेते हैं। विराम लेने वालों की जिंदगी वही रुक जाती है। वह आगे नहीं जा पाएंगी। लड़ने वालों की लड़ाई तो जारी रहती है। एक ना एक दिन वह विजय को अपनी मुट्ठी में ले लेती है। अनारो भी ऐसे ही है। अन्य स्त्रियों की तरह उसने भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बड़े बड़े सपने देखे होंगे। उन्हें जो मिला वह सपनों की विरुद्ध ही था। अपने पति को परमेश्वर की तरह देखकर प्यार और आदर करने वाली भारतीय नारी की तरह दी अनारो। तकदीर ने उनके साथ ऐसा गेल गेला कि वह पति के होने के बाद भी अकेली हो जाती है। पति तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही स्त्री का उपयोग करता है। अनारो को पति नंदलाल ने भी ऐसा ही देखा था। अनारो उसे अपना समझकर उन्हें सब कुछ सौंपा देती है। कभी सभी तरह से एक होने के बाद अनारो गर्भवती हो जाती है। अगले क्षण ही पति उसे छोड़कर चले जाता है। फिर कई महीनों बाद आ जाता है। उसके अंदर किसी भी तरह की वेदना या दुख नहीं है। वह लौट आता तो अनारो उसे पूरे मन के साथ अपनाती है। पति को परमेश्वर की तरह मानकर आदर करने वालों की तरह अनारो भी नंदलाल को बहुत कुछ मानती है। इसी विचार के कारण पति की सारी गलतियों को वह माफ कर देती है। उपन्यास में नंदलाल एक अच्छे पिता या पति नहीं है, लेकिन अनारो के लिए सब कुछ है। अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए वह तैयार हो जाती है। स्त्रीत्व का वात्सल्य भावना यहाँ नजर आती है। लड़ते लड़ते समय आगे चलता है, जो कभी वापस नहीं आता। अनारो आदि से लेकर अंत तक समस्याओं से जूझती रहती है। यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। उपन्यास के अंत में वह सफल भी हो जाती है। पति द्वारा एक दो शब्दों में प्रशंसा पाकर वह दुनिया ही भूल जाती है। जितना बड़ा दर्द उसने दिया, उन सबको भूलकर वह उसको प्यार करती है। अनारो का विशाल मन ही कभी उसके पराजय का कारण बन जाता है। नंदलाल इसका लाभ उड़ाता रहता है। अनारो यहाँ संघर्ष करने वाली पत्नी के रूप में उपन्यास में मौजूद है। वह बच्चों के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व निभाती है। बच्चों के दिल और दिमाग में हमेशा दूसरे बच्चों की तरह जीने की कामना रहती है। अनारो यह कामना पूरी नहीं कर पाती है। उसे निभा पाना मुश्किल की बात जरूर है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। इसी दृढ़ विश्वास के कारण ही अंत में अनारो विजय प्राप्त करती है।
संघर्ष करके जिंदगी से लड़ने वाले स्त्रीत्व का प्रतिरूप बनकर अनारो सामने आती है। पति के साथ मिले बिना कैसे स्त्रियां जीवन बिताती है, जिंदगी को आगे ले जाती है, यह बात सोचने लायक है। इसके लिए अनारो को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। साधारण जिंदगी में होने वाले मानसिक संघर्षों से जूझने वाली जनता का प्रतिरूप है अनारो। स्त्री की सबसे बड़ी कामना अपने लोगों द्वारा मिलने वाले प्यार, वात्सल्य आदि है। अगर यह अपने पति द्वारा मिल जाए तो पत्नी और भी खुश हो जाती है। अनारो इससे वंचित रही। यह सुख उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। हर स्त्री की तरह वह भी अपने पति की उपस्थिति चाहती है, उनके साथ समय बिताना चाहती है। नंदलाल उसे केवल गर्भवती बनाकर कहीं भाग जाता है। अनारो को कितने दुख या पीड़ा हुई होंगी। वह अंदर और बाहर दोनों से टूट गई थी। उसने जिंदगी से हार नहीं माना, जिंदगी भर लड़ती रही। लड़ाई में वह जीत जाती है। यह विजय केवल अनारो की नहीं बल्कि पूरे नारी समाज की हो जाती है। अनारो उपन्यास के माध्यम से संघर्षरत और मेहनती स्त्री जीवन को दर्शाया गया है। यह इतनी स्पष्टता से बताया गया है कि एक ही बार से दिल को छू लेता है। कभी कभी आंखों से पानी भी ऊपर आता है। मंजुल भगत हिंदी साहित्य जगत का एक जगमगाता तारा है। उन्हें अपने उपन्यास अनारो के माध्यम से खूब ख्याति मिली। इस उपन्यास के माध्यम से स्लम बस्ती में रहने वाली स्त्रियों के संघर्ष को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। अनारो नामक नायिका के जरिए दबी कुचली स्त्री जीवन को रेखांकित किया गया है। लेखकों में भी यह साहस होना चाहिए जो अनारो के माध्यम से मंजुल जी ने दिखाया है। स्लम बस्तियों में रहने वालों को समाज ऐसे ही रहने देते हैं। समाज में उन्हें मुख्यधारा में लाने की कोशिश होनी चाहिए। मंजुल जी का यह साहस ही इस रचना की विजय है। साधारण से पात्र उनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता है। वह अपने पात्रों को आसपास खींचती है। पाठक और उपन्यास के बीच साधारणीकरण जल्दी ही हो जाती है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि मंजुल जी का स्त्री पात्र अपनी आजादी या अस्तित्व के लिए किसी को ठेस नहीं पहुंचाती है। दूसरों को हानि न पहुंचाकर वह अपनी लड़ाई गुप्त लड़ती है। अनारो उपन्यास में नारी जीवन की मुक्ति की कामना साफ साफ दिखाई देती है। उपन्यास अनारो की नायिका अनारो की जिंदगी आदिवासी स्त्रियों की जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। आदिवासी संस्कृति पर दृष्टि डाले तो आदिवासी युवतियां सामूहिकता पर जोर देते हुए भी वे अपने परिवार का पालन पोषण करती है। स्वावलंबन की भावना आदिवासी युवतियों की तरह दलित युवती अनारो में भी पाई जाती है। दलित आदिवासी माने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों भारतीय संविधान के अधिकारों के हकदार है। संविधान में जो सुविधाएं उनको दी गई है उनको समझना और अपनी जिंदगी में अमल में लाना दोनों के लिए अनिवार्य है। उससे भी बढ़कर शिक्षा प्राप्त करके अपने अंदर की ऊर्जा से आगे बढ़ाने में आज की दलित और आदिवासी स्त्रियां सक्षम बन गई है। मातृत्व की भावना दलित और आदिवासी स्त्रियों में समान है, जिसे कोई विशेष कटघरे में नहीं बांधा जा सकता। इतना कहकर मैं अपनी पर्चा प्रस्तुति को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।